सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 120वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 120वीं कड़ी को संबोधित किया। ये कड़ी जो प्रसारित हुई, ये भारतीय नववर्ष के आरंभ का दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा भी कि आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, यानी कि एक बहुत ही शुभ घड़ी। मन की बात में अपने संबोधन में, अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री अशोक टंडन जी मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज मन की बात की 120वीं कड़ी, एक बहुत ही अच्छी तिथि, नव वर्ष की शुरुआत, मंगल तिथि हम कह सकते हैं, और एक बहुत खास विषय वस्तु को प्रधानमंत्री जी ने आज चर्चा के लिए बताया और वो है वस्त्र अपशिष्ट, यानी टेक्सटाइल से जो वेस्ट निकलता है उसका हम प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि दुनिया के लिए ये चिंता की बात है। नहीं, उससे पहले मैं एक बात अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं और वो एक तरह से देश के लोगों के साथ संवाद करते हैं, ये एक तरफा भाषण नहीं होता। और इस बार के मन की बात में मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादातर उन्होंने आज युवाओं से बातचीत की। देखिए, हमारे देश में नई पीढ़ी जो युवा हैं उनको अपने देश के त्योहारों के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता। क्यों? हम देखते हैं कि जिस तरह से अभी प्रचार के साधन हैं उनमें उनके महत्व को कोई बताता नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो नई पीढ़ी को, नए युवाओं को नव वर्ष की बधाई तो दी, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या किया कि उनको जो संदेश मिलते हैं उनको भी पढ़कर बताया। और वो संदेश क्या थे कि अलग अलग प्रदेशों में जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है कि इन राज्यों में आज जो इतना परम उत्सव दिन है वो कैसे है। जैसे असम में क्या है, बिहू है, बंगाल में पोइला है, कश्मीर में नवरे है। यानी इसी तरह से ये नववर्ष देश के अन्य भागों में कैसे कैसे मनाया जाता है। तो नई पीढ़ी को अपने देश के त्योहारों के बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री हर मन की बात के एपिसोड में देते हैं और आने वाले महीने में भी जो त्योहार आने वाले होते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि भारत की जो विविधता है वो एकता में कैसे पिरोई हुई है। यानी इस एकता की भावना को उन्होंने कहा कि हमें निरंतर मजबूत भी करना है। तो युवाओं को जब वो संबोधित करते हैं तो इसी कारण आपने भी जैसे कहा कि इतना लोकप्रिय कार्यक्रम है युवाओं में। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो फिर वो अन्य विषयों की जब बात करते हैं, जिस विषय के बारे में अभी आपने चर्चा की कि जो टेक्सटाइल वेस्ट है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भारत दुनिया के उन देशों में सबसे आगे जहां पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट बनता है, और उस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हो, यानी किस तरह से उस टेक्सटाइल वेस्ट को, हम लोग तो आमतौर पर सब देखते हैं कि सब अपने अपने पुराने कपड़े जो हैं उनको फेंक देते हैं, तो टेक्सटाइल वेस्ट को कैसे किया जाए। और प्रधानमंत्री का तो ये भी कहना था कि ये आज दुनिया के सामने एक मुसीबत बनकर खड़ा है, ये नई चिंता है और उसकी वजह से इसमें पूरी दुनिया परेशान है कि क्या किया जाए। नए कपड़े लेना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि एक तरह से पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है और इस रिसर्च में ये सामने आया है कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में यानी रिसाइकिल किया जाता है। तो 99% वेस्ट जो है वो बेकार जा रहा है और इसकी चिंता दुनिया भर में हो रही है। तो ये एक चुनौती भी है और इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कई भारतीय स्टार्टअप हैं जिन्होंने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे जो नौजवान हैं, भाई बहन हैं, सशक्तिकरण भी उनका हो रहा है और वो पुराने कपड़ों, जूते, चप्पलों को रिसाइकिल कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो उन्होंने ये बताई कि इस टेक्सटाइल वेस्ट से तो सजावट की चीजें बन रही हैं, हैंडबैग बन रहे हैं, स्टेशनरी बन रही है, खिलौने बन रहे हैं।
तो कई संस्थान तो सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर करने में जुटे हुए हैं। तो ये नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल सकते हैं। तो कुछ संस्थाएं पुराने कपड़ों को लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचा रही हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण विषय जो आज प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने पानीपत का उदाहरण दिया कि जहां पर टेक्सटाइल रिसाइकल के लिए एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। बेंगलोर में इस पर इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस एक नई पहचान बना रहा है। तो टेक्सटाइल वेस्ट के बारे में तो आज विस्तार से जो प्रधानमंत्री ने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आज देश का युवा जो है वो सोचने को विवश होगा। और साथ ही जो स्टार्टअप्स की एक परिकल्पना की थी आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आज देखिए कि भारत स्टार्टअप्स के मामले में पूरी दुनिया को एक तरीके से पथ दिखा रहा है और नेतृत्व कर रहा है। जितने स्टार्टअप्स भारत में खुल रहे हैं और सफल हो रहे हैं, शायद ही दुनिया का कोई दूसरा ऐसा देश है जहां इस तरह के स्टार्टअप्स हो। कृषि में भी हमने देखा कि स्टार्टअप्स की खास करके बात की गई है, बजट में भी प्रावधान किया गया था खास करके। आज मन की बात का कार्यक्रम जो हुआ उसकी 120वीं कड़ी थी, और इसमें आपने जैसा अशोक जी कहा अभी कि ये एक तरफा कार्यक्रम नहीं है, इसमें पूरे देश के लोगों खासकर युवाओं के साथ सीधा संबोधन, आपसी बातचीत प्रधानमंत्री करते हैं। ग्रीष्म काल आने वाला है, समर वेकेशन होगा विद्यार्थियों का, बच्चों का, और महीने 1.5 महीने की जो छुट्टी होगी, इस छुट्टी को किस तरीके से सकारात्मक रूप में मैनेज करें, ये छोटी छोटी डिटेलिंग जो प्रधानमंत्री बताते हैं, करते हैं, इससे देश के युवाओं का काफी विकास हो रहा है और उन्हें एक सपोर्ट मिल रहा है। आइए पहले सुनते हैं कि किस तरीके से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक कार्य करने की युवाओं को सलाह दी। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि आज तो सीखने के लिए बहुत कुछ है टेक में, और बहुत कुछ नई नई चीजें सीखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज भी ये बहुत से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, और इनमें जैसे कई संस्थाएं तो टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हैं, तो वहाँ बच्चे जाकर ऐप बनाने के साथ साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कहीं पर्यावरण की बात हो रही है, थिएटर की बात हो रही है या लीडरशिप की बात हो रही है, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों के कोर्स होते हैं, तो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो कई स्कूल हैं जो स्पीच या ड्रामा सिखाते हैं, तो ये बच्चों के बहुत काम चल रहे हैं। और इसमें वॉलंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों में भी बहुत से इस प्रकार के अवसर हैं कई स्कूलों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि उनका एक आग्रह है कि अगर कोई संगठन, कोई स्कूल या सामाजिक संस्था या फिर साइंस सेंटर ऐसी समर एक्टिविटीज करवा रहे हों तो उसे वो #माई हॉलीडेज के साथ जरूर साझा करें। इससे देश भर के बच्चे और उनके माता पिता को आसानी से जानकारी मिलेगी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने इसके बाद हाल ही में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न हुए, उनमें जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उसकी भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इससे जाहिर होता है कि पैरा स्पोर्ट्स बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। अशोक जी, खेलों को लेकर भी प्रधानमंत्री बहुत ही सक्रिय हैं और हमेशा आत्मविश्वास जगाते रहे हैं खिलाड़ियों का। और यही वजह है कि चाहे वो पैरा ओलंपिक्स हो, पैरा गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, इस तरीके के खेलों में अगर भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन आज से 25, 30, 40 साल पहले देखें और पिछले 10 वर्षों में देखें तो उनमें न सिर्फ आत्मसम्मान की भावना जगी है,
बल्कि वो मेडल जीत कर आ रहे हैं। आज जो बात हुई है, खास तौर से जो पैरा गेम्स की बात हुई है, तो उसके लिए उन्होंने खिलाड़ियों को तो प्रोत्साहित किया ही, और ये भी कहा कि हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल हुआ। यानी ये दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो केवल महिलाओं के नाम हैं। तो खेलों के साथ साथ दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करना, मैं समझता हूँ इसी के चलते ये जो जोश भरते हैं प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों में, यही कारण है कि हमारे खिलाड़ी अब हर तरह के खेल में, चाहे वो ओलंपिक हो या कोई और हो, अच्छा प्रदर्शन करके और देश के लिए मेडल जीत के ला रहे हैं। बिल्कुल, और खेलों के साथ साथ एक देश का जो आम नागरिक है वो भी तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की और कहा कि शारीरिक तंदुरुस्ती का बहुत ही महत्व है। और आजकल गिनती चाहे कदमों की हो या लोग कैलोरी को गिने, इन सब गिनतियों का बड़ा महत्व हो गया है। और जब बात स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की होती है तो योग को भला कैसे भूला जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। साल 2025 के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। अशोक जी, आपने तो बहुत करीब से देखा है कि किस तरीके से योग भारत से ही फला फूला, पनपा यहीं पैदा हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में इसे फैलाने का और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवाने का जो काम प्रधानमंत्री ने किया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये मानवता को भारत की ओर से जो एक ऐसी अनमोल धरोहर है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाली है। तो 2025 के योग दिवस का जो थीम प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने रखा है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जी, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। बताना हमारे श्रोताओं को मैं आवश्यक समझता हूँ कि इसमें कहीं पर भी धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं है। दुनिया के अरब देशों में, मुस्लिम देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक योग भारत की जो देन है, ये एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको विश्व ने स्वीकार किया है। बिल्कुल, और चूंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी से ही पारा जो है वो 30 डिग्री के पार हो चुका है, तो अप्रैल, मई, जून के महीने में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के बढ़ने से पानी की कमी होती है और शहर शहर, गांव-गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से जल का संचय करें और संचय से जुड़े कामों में नई तेजी लाएं ताकि पानी की कमी आपको महसूस न हो। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये भी वो ऐसा एक विषय है जिसको प्रधानमंत्री लगभग हर मन की बात के एपिसोड में जनता के सामने साझा करते हैं। इस बार तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोगों ने इस अभियान के चलते जो प्रधानमंत्री ने चलाया था, जल संरक्षण के इतने अभूतपूर्व काम किए हैं। एक आंकड़ा उन्होंने कहा कि पिछले 7 और या 8 साल में नए टैंक, पॉन्ड और वाटर बॉडीज जो बनी हैं उससे 11 बिलियन क्यूबिक पानी से ज्यादा का संरक्षण हुआ है। और ये भाखड़ा डैम की जो नहर उसमें पानी है उससे कहीं ज्यादा है। तो ये जो अभियान प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये जब जन अभियान बनते हैं तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। मन की बात कार्यक्रम की आज 120वीं कड़ी पेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम उस पर चर्चा कर रहे थे अशोक टंडन जी के साथ। अशोक जी, आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 120वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में